बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS610 कंप्यूटर नेटवर्क का लेक्चर नंबर 12 जो है वो कवर करने जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी जो आपको 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है, वो है जी 10 बेस टी। टी यहाँ पे बेसिकली ट्विस्टेड पेयर केबल को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये 10 बेस टी आपको पता है एक वायरिंग स्कीम है, जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि जो आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है उसको फिजिकल इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए हम 3 तरह की ईथरनेट केबल्स यानी 3 तरह की वायरिंग स्कीम का इस्तेमाल करते हैं। उसमें एक वायरिंग स्कीम थी थिक नेट, दूसरी थी थिन नेट और तीसरी होती है 10 बेस टी ईथरनेट केबल। ठीक हो गया। तो अब कल जो हमने थिक और थिन में डिफरेंस किया था प्रीवियस लेक्चर में, अब हम जो है 10 बेस टी की बात करने जा रहे हैं। तो पेपर के अंदर सर आपको ये क्वेश्चन किस तरह से पूछेंगे, शॉर्ट के अंदर सर आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज 10 बेस टी, या फिर सर पूछ सकते हैं व्हाट इज ट्विस्टेड पेयर, या फिर सर पूछ सकते हैं व्हाट इज टीपी ईथरनेट। तो टीपी मीन भी ट्विस्टेड पेयर ईथरनेट। तो इन तीनों क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन सर पूछें आपको तो आपने यही जवाब लिखना है। बेसिकली ये हमारी एक सेम वायरिंग स्कीम के 3 नाम है। 10 बेस टी को हम ट्विस्टेड पेयर भी कहते हैं और टीपी ईथरनेट भी कहते हैं। अब ये है क्या, कहता है दिस इज एन अदर स्टैंडर्ड ऑफ वायरिंग स्कीम। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये भी एक वायरिंग की स्कीम है जिसको हम यूज करते हैं अपने नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, किसके साथ, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के साथ या अपने डिवाइस के साथ। आगे कहता है इट इज कॉमनली कॉल्ड 10 बेस टी और ट्विस्टेड पेयर और टीपी ईथरनेट। तो पहले उसने ये बताया कि ये एक वायरिंग स्कीम है, ये एक स्टैंडर्ड वायरिंग स्कीम है। उसके बाद उसने हमें ये बताया कि इसको हम 10 बेस टी भी कहते हैं, इसको हम ट्विस्टेड पेयर भी कहते हैं और इसको हम टीपी ईथरनेट भी कहते हैं। आगे वो बोल रहे हैं कि 10 बेस टी एक ऐसी स्टैंडर्ड वायरिंग स्कीम है जिसने क्या किया, रिप्लेस कर दिया AUI केबल को। अच्छा, अब AUI केबल क्या है दोस्तों, पहले क्या होता था शुरू में कि हम अपने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को फिजिकल इंटरनेट के साथ कनेक्ट करवाने के लिए जो केबल इस्तेमाल करते थे ना, वो कौन सी होती थी, AUI केबल होती थी, जिसके थ्रू हम अपने नेटवर्क को कनेक्ट करते थे अपने NIC कार्ड के साथ। ठीक हो गया। अच्छा, हुआ ये कि ये जो AUI केबल थी ना, ये बहुत कॉस्टली थी, बहुत महंगी थी। तो फिर हमने क्या किया, इस AUI केबल की बजाय हमने क्या यूज़ करना शुरू कर दिया, 10 बेस टी इस्तेमाल करनी शुरू कर दी, यानी ट्विस्टेड पेयर केबल इस्तेमाल करनी शुरू कर दी, या हमने थिक कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो कि AUI की निस्बत चीपेस्ट केबल्स हैं। तो अब यही इस बात का यहाँ भी मतलब है, इट रिप्लेस AUI केबल विद ट्विस्टेड पेयर केबल एंड थिक कोएक्सियल केबल विद हब। कहता है जो 10 बेस टी है इसने क्या किया कि इसने AUI केबल को रिप्लेस करके या तो उसकी जगह पर ट्विस्टेड पेयर केबल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, या फिर थिक कोएक्सियल केबल विद हब का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। चले, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे फिर आपको सर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर एक डेफिनेशन पूछ सकते हैं, व्हाट इज हब। हब क्या होती है। हब बेसिकली दोस्तों एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करती है कि एक सिंगल नेटवर्क को मल्टीपल नेटवर्क के साथ या मल्टीपल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करवाती है। जैसे अगर आपके पास एक नेटवर्क है, ठीक है, आप चाहते हो आपने उस नेटवर्क को मजीद एक्सटेंड करना है, मतलब बढ़ाना है। जैसे अगर मैं आपको डायग्राम समझाऊँ, ये देखें, आपको पीछे से जब आप घर में नेटवर्क लगवाते हो, यानी घर में नेट लगवाते हो, तो क्या होता है, पीछे से क्या मल्टीपल वायर्स आ रही होती हैं, नहीं। लेट्स सपोज आपने अपने घर के अंदर PTCL का नेट लगवाया, तो पीछे से आपको कितनी वायर्स आ रही होती हैं, पीछे से आपको सिर्फ एक सिंगल वायर आ रही होती है, इस तरह से PTCL की या नेट की एक सिंगल वायर आ रही होती है। अब उस सिंगल वायर को आप कितने कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हो, सिर्फ एक कंप्यूटर के साथ। जाहिर बात है एक केबल है तो एक कंप्यूटर से अटैच होगी ना। लेकिन दोस्तों अगर आप ये चाहते हो कि आपकी ये जो नेट की एक सिंगल केबल आ रही है, कोई ऐसा तरीका हो कि आप इस सिंगल नेट की केबल से आगे मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्शन दे सको, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हब का इस्तेमाल करते हैं। अब समझिए हब क्या होती है। हब बेसिकली ये करती है कि आपकी वो जो पीछे से सिंगल नेटवर्क केबल आ रही होती है ना, उसको हम कनेक्ट कर देते हैं अपनी हब के साथ, और आगे हब से आगे फर्दर ना स्विचेस बने होते हैं मल्टीपल। उन मल्टीपल स्विचेस से हम आगे केबल्स के थ्रू क्या करते हैं, अपने मल्टीपल कंप्यूटर के साथ अपने नेटवर्क को कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह क्या फ़ायदा हुआ हमारा कि हमने एक सिंगल नेटवर्क केबल से डाटा लेकर मल्टीपल कंप्यूटर्स को नेटवर्क क्या करवा दिया, फ्राहम करवा दिया, प्रोवाइड करवा दिया। तो ये हब का फ़ायदा होता है। जैसे अगर मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल दूँ, तो आप घर के अंदर आपने देखा होगा मॉडेम लगा होता है। मॉडेम देखा ना आपने कि पीछे से
पीटीसीएल का नेटवर्क की वायर आ रही होती है, वो आपके मॉडेम से आगे कनेक्ट होती है। आगे मॉडेम के अंदर 4 कनेक्शन होते हैं, यानी उन 4 कनेक्शन से आगे आप फर्दन 4 लोगों को जो है या 4 कंप्यूटर्स को जो है आगे फर्दन जोड़ सकते हो अपने मॉडेम के साथ। तो आपके घर में आपने देखा होगा मॉडेम लगा होता है, तो वो एक सिंपल सी एग्जांपल आप समझ लो हब की। ऐसे ही हब भी काम करती है कि पीछे से एक नेटवर्क आ रहा होता है, आगे उस एक सिंगल नेटवर्क को क्या वो हब क्या करता है, मल्टीपल कंप्यूटर्स या मल्टीपल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करवा देता है, यानी एक्सटेंड करवा देता है, आपके छोटे नेटवर्क को बड़े नेटवर्क में एक्सटेंड करवा देता है। अब यहाँ पे वो डेफिनेशन अगर आपको पेपर में पूछते हैं व्हाट इज हब, तो आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है दे आर यूज्ड फॉर एक्सटेंशन ऑफ कनेक्शन विद मल्टीप्लेक्सिंग कंसेप्ट। यानी पहले उसने आपको ये बताया कि हब बेसिकली क्या होती है, इसको हम यूज़ करते हैं अपने कनेक्शन की एक्सटेंशन के लिए। एक्सटेंशन कहते हैं किसी चीज़ को बढ़ाना, तो यही चीज़ तो हम कर रहे हैं कि हमारे पास एक सिंगल नेटवर्क था, हमने उस एक सिंगल नेटवर्क के थ्रू, नेटवर्क लाइन के थ्रू क्या किया, मल्टीपल कंप्यूटर्स को अटैच कर दिया, यानी एक्सटेंड कर दिया अपने नेटवर्क को, जिसके किसके थ्रू, हब के थ्रू, हब का इस्तेमाल करते हुए। आगे वो कह रहा है ये सेम मल्टीप्लेक्सिंग कंसेप्ट की तरह काम करती है। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, मल्टीप्लेक्सिंग ये होती है कि जब आप मल्टीपल डिवाइसेस के डाटा को एक सिंगल शेयर्ड नेटवर्क मीडियम के थ्रू कनेक्ट करवाते हो या फॉरवर्ड करते हो उसके मल्टीपल डिवाइस के डाटा को, तो उसको हम कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। यानी मल्टीप्लेक्सिंग ये होती है, देखो आपके पास इस तरह मल्टीपल कनेक्शन थे, आपने क्या किया, आगे आपके पास लेकिन एक सिंगल नेटवर्क मीडियम है। जैसे इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि आपके पास 10 फ़ोन है, लेकिन आगे आप 10 लोग यूज़ कर रहे हो जैज़ का नेटवर्क, तो मुझे बताएं क्या आप 10 लोगों के लिए अलग अलग नेटवर्क जैज़ वाले बिछाएंगे? नहीं, जैज़ का एक ही सिंगल नेटवर्क है, लेकिन उस एक सिंगल नेटवर्क के ऊपर आप 10 लोगों का सेम डाटा ट्रांसफर हो रहा है। तो दिस इज इस टेक्निक को कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग, जिसमें क्या होता है कि ये देखो ये 4 कंप्यूटर्स हैं, ये 4 मोबाइल्स हैं, इन 4 मोबाइल के डाटा को हमने क्या कर दिया, एक सिंगल नेटवर्क मीडियम से कनेक्ट कर दिया। दिस इज अ मल्टीप्लेक्सिंग। तो सेम हब भी तो ऐसी कर रही है ना, ये देखो मल्टीपल कंप्यूटर थे, 1 2 एंड 3 कंप्यूटर थे, इन 3 कंप्यूटर के डाटा को उसने कलेक्ट करके जमा करके कंबाइन करके एक सिंगल नेटवर्क मीडियम के ऊपर फॉरवर्ड कर दिया। तो सेम जिस तरह मल्टीप्लेक्सिंग काम करती है, ऐसे ही हब भी क्या कर रही है, वर्क कर रही है। आगे कहते हैं दे आर समटाइम्स कॉल्ड इथरनेट इन अ बॉक्स। अब आपको सर पेपर में ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज हब, या फिर सर आपको ये पूछ सकते हैं व्हाट इज इथरनेट इन अ बॉक्स। तो अगर सर आप पूछे व्हाट इज हब, फिर भी आपने यही डेफिनेशन लिखनी है। अगर आपको सर पूछे पेपर के अंदर व्हाट इज इथरनेट इन अ बॉक्स, तो फिर भी आपने यही डेफिनेशन लिखनी है। इसको इथरनेट कहता है, हब को हम इथरनेट इन अ बॉक्स भी कहते हैं। कैसे बोला, देखो देखो हमने एक सिंगल बॉक्स के अंदर क्या किया, इथरनेट को क्या कर दिया है, महफूज कर लिया। तो यानी आप एक सिंगल बॉक्स के अंदर इथरनेट का इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसी को हम बेसिकली कहते हैं इथरनेट इन अ बॉक्स। आगे कहता है इट इज़ इफेक्टिवली अ वेरी शॉर्ट इथरनेट विद वेरी लॉन्ग AUI केबल। कहता है ये जो हमारे पास हब होती है ना, ये छोटे इथरनेट नेटवर्क को बड़े ही अच्छे तरीके से मैनेज करती है, बड़े अच्छे तरीके से चलाती है। किसकी हेल्प से, लॉन्ग AUI केबल की हेल्प से। लेकिन आगे वो बोल रहा है इट कैन बी कनेक्टेड इनटू लार्जर इथरनेट। कहता है हब को हम जो है इफेक्टिवली शॉर्ट इथरनेट नेटवर्क के लिए इस्तेमाल तो करते ही करते हैं, लेकिन कहता है अगर आप हब को जो है एक लार्जर नेटवर्क के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो या लार्जर इथरनेट के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये डेफिनेशन थी जनाब किसकी, हब की या फिर इथरनेट इन आ बॉक्स की। अच्छा जी, आगे ये आपकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी आपके शॉर्ट के हवाले से। ऐसे ये आपकी 10 बेस टी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी शॉर्ट के हवाले से। आगे ये कंसेप्ट है, ये आपने याद नहीं करने, बस ये आपके MCQ में सारे पूछ सकते हैं या पूछे जा सकते हैं। ये सिर्फ कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है, यहाँ बेसिकली ना इस पैराग्राफ में बेसिकली ये बताना चाह रहा है आपको कि जनाब आपकी वायरिंग टेक्नोलॉजी या आपकी वायरिंग जो स्कीम है वो कुछ भी हो, उसकी शक्ल जैसे की मर्जी हो, उसका कनेक्शन जैसे का मर्जी हो, लेकिन उसमें जो ईथरनेट स्पेसिफिकेशंस या ईथरनेट रूल्स होते हैं ना, वो सब के अंदर सेम रहते हैं। यानी कह रहा है आप वायरिंग स्कीम कोई भी यूज़ करो, यानी आप थिक नेट यूज़ करो, आप थिन नेट यूज़ करो, आप चाहे 10 बेस टी इस्तेमाल करो, मतलब तीनों में से कोई भी वायरिंग स्कीम इस्तेमाल करो, कहता है उन सब वायरिंग स्कीम के अंदर ईथरनेट स्पेसिफिकेशन सेम रहेंगी। जैसा फॉर एग्जांपल कहता है उसमें फ्रेम रेट सब में सेम है, उसमें CSMACD एल्गोरिदम जो है सेम है। अब ये CSMACD एल्गोरिदम मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, मैंने आपको बताया था कि जब एक से ज़्यादा डिवाइसेस एक सेम टाइम में डाटा ट्रांसफ़र करती हैं तो उनके डाटा में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए हम जो है इस एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं। तो कहता चाहे आप वायरिंग टेक्नोलॉजी कोई भी यूज़ करो, उसकी कोई भी शेप हो, उसका कनेक्शन का कोई भी क्राइटेरिया हो, लेकिन कहता है उसमें इथरनेट जो स्पेसिफिकेशन है, यानी उसमें जो फ्रेम रेट है वो भी सेम रहता है, उसमें जो CSMACD एल्गोरिदम है वो भी सेम रहता है। और कहता है इसके अलावा क्या होता है जनाब
उनके अंदर जो प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर्स हैं वो कभी भी वायरिंग टेक्नोलॉजी के लिहाज से डेफर नहीं होते या कभी भी डिफरेंट नहीं होती है। सेम प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर जो है वो तमाम के तमाम डिफरेंट वायरिंग स्कीमें यूज़ हो सकते हैं। अच्छा जी, तो आगे देखें एक शेप में आपको दिखा रहा है, कहता है आपने देखा होगा आपके सीपीयू जो बॉक्स होता है उसके बैक पे इस तरह 3 आपको जो है कनेक्शन मिल रहे होते हैं। एक इस तरह का कनेक्शन होता है, एक इस तरह का होता है और एक इस तरह का होता है। ये जो इस तरह का कनेक्शन होता है ना, ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं RJ45 कनेक्टर, जो कि 10 मैंने जैसे कि आपको अभी ऊपर बताया था कि जो आपका NIC होता है, मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होता है, जो आपके नेटवर्क से आपको आपकी डिवाइस को कनेक्ट करवाता है, उसमें 3 तरह की कनेक्शन स्कीम होती हैं या 3 तरह की वायरिंग स्कीम होती हैं। एक 10 बेस टी होती है, एक थिक नेट होती है और एक थिन नेट होती है। तो कहता है अगर आप अपने जो डिवाइस है उसको फिजिकल नेटवर्क के साथ कनेक्ट करवाना चाह रहे हो विद द हेल्प ऑफ 10 बेस टी, तो कहता है आप यहाँ पे अपनी केबल अटैच करोगे। अगर कहता है आप थिक नेट के थ्रू इस्तेमाल करने जा रहे हो तो आप यहाँ पर कनेक्शन का इस्तेमाल, मतलब इस यहाँ पे केबल कनेक्ट करवाओगे। और अगर आप थिन नेट का इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर आप यहाँ पे केबल जो है कनेक्ट करोगे। तो ये 3 तरह की कनेक्शन हमारे पास अवेलेबल होती हैं। उसके बाद दोस्तों ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको रीजनिंग क्वेश्चन टाइप सर पूछ सकते हैं पेपर में। आप रीजनिंग क्या होती है, रीजनिंग ये होती है कि आपको एक सर वर्ड बोलेंगे और बोलेंगे बताओ हम इसका अगर ऐसे करें तो क्यों ऐसे कर रहे हैं हम, वाई। तो जब हम वाई का वर्ड यूज़ करते हैं तो वहाँ पे बेसिकली रीजनिंग टाइप क्वेश्चन की बात हो रही होती है। तो अगर ये जो आपको बेसिकली ये जो डिफरेंट पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पे, ये पॉइंट्स बेसिकली आपने इस अंदाज से याद करने हैं कि इन पॉइंट्स में आपको सर रीजनिंग टाइप क्वेश्चन पूछ, मतलब लॉजिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेम डिटो का भी सर नहीं बोलेंगे, सर थोड़े क्वेश्चन को तब्दील करके थोड़ा रीजनिंग टाइप पूछेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन बल्कि मैं आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ कि सर कैसे पूछ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सर ने पूछा कि बताओ हम अपने नेटवर्क के अंदर सेपरेट ट्रांसीवर का इस्तेमाल कब करते हैं या क्यों करते हैं। तो इसका जवाब आप क्या लिखोगे, आप इसका जवाब ये लिखोगे कि अगर हम अपने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के अंदर सेपरेट ट्रांसीवर का इस्तेमाल करेंगे तो उसका फ़ायदा हमें ये होगा कि अगर हम अपने कंप्यूटर को नेटवर्क से कट ऑफ कर देते हैं, अलग कर देते हैं, तो उससे जो हमारे कंप्यूटर की बाकी कम्युनिकेशन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये आपका देखो मैंने आपका पहला क्वेश्चन बना के आपको दिखा दिया कि सर पेपर में पूछेंगे किस तरह से। तो सर पूछ सकते हैं कि बताओ अगर हम क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स देखो, सेपरेट ट्रांसीवर इन हार्डेस्ट प्लेस या इनकन्वीनियंट प्लेस, यानी ऐसी जगह जहाँ पर ट्रांसीवर नहीं था लगना चाहिए आपने लगा दिया, जिसको हम सिंपल वर्डिंग में ये कह सकते हैं मुश्किल जगह पर ट्रांसीवर का आपने अटैच कर दिया। तो फिर क्या हो सकता है। इस तरह अगर आप थिन कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल करते हो फिर क्या हो सकता है, उसका नुकसान या फ़ायदा क्या होगा। इस तरह अगर आप हब वायरिंग का इस्तेमाल करते हो उसका फ़ायदा और नुकसान क्या होगा। इस तरह अगर आप 10 बेस टी का इस्तेमाल करते हो तो उसका इस्तेमाल और फ़ायदा क्या होगा। तो ये हैं रीजनिंग क्वेश्चंस। तो अब मैं आपको बारी बारी इनके जवाब दे देता हूँ। अगर सर आपको पूछें कि सेपरेट ट्रांसीवर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, तो आपने बोलना है कि सेपरेट ट्रांसीवर का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि अगर हम अपने कंप्यूटर को नेटवर्क से कट ऑफ भी कर दें तो हमारे कंप्यूटर की जो बाकी डिफरेंट कम्युनिकेशन उसमें चल रही हैं या डिफरेंट जो मामलात चल रहे हैं उनमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और वो उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमने सेपरेट ट्रांसीवर का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है अगर हम ट्रांसीवर को ऐसी जगह पर लगा दें जो कि मुश्किल जगह है, जहाँ पर ट्रांसीवर को नहीं लगाना चाहिए था, तो उसका ड्रॉबैक क्या है। उसका कहता है ड्रॉबैक ये है कि जनाब हम ट्रांसीवर के अंदर अगर कोई ख़राबी आती है तो उस ख़राबी को ढूंढना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये जनाब दूसरा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रांसीवर को अगर आप एक इनकन्वीनियंट प्लेस पे लगा देते हो तो उसमें अगर कोई ख़राबी आएगी तो आप उसको ढूंढना, उसको फाइंड करना बहुत ही हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रीजनिंग टाइप क्वेश्चन सर आपको पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि बताओ थिन कोएक्सियल केबल का हमें ड्रॉबैक क्या होता है। तो जनाब इसका ड्रॉबैक ये होता है, इसका फ़ायदा तो ये होता है ना, थिन कोएक्सियल केबल बहुत ही सस्ती होती है, इसको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है या इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है, लेकिन जनाब इसका एक ड्रॉबैक भी है। क्या बोला, कहता है अगर हम थिन कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल करेंगे ना तो इसमें फ़ायदा ये है कि इसमें मिनिमम नंबर ऑफ़ केबल्स होती हैं। इसमें क्या होती हैं, मिनिमम नंबर ऑफ़ केबल होती हैं, ये इसका फ़ायदा है। लेकिन इसका नुकसान क्या है कि जब हम अपने कंप्यूटर को डिसकनेक्ट करवाते हैं ना नेटवर्क से, तो उससे हमारे पूरे का पूरा एंटायर नेटवर्क जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये इसका ड्रॉबैक है। फ़ायदे इसके क्या हैं कि ये सस्ता होता है, थिन कोएक्सियल केबल सस्ती होती है, इसको इस्तेमाल करना बड़ा ही आसान है, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ़ केबल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये इसके फ़ायदे हैं। लेकिन नुकसान क्या है कि जनाब थिन कोएक्सियल केबल की वजह से अगर आप अपना कंप्यूटर को डिसकनेक्ट करवाते हो नेटवर्क से तो उससे हमारा पूरे का पूरा एंटायर जो नेटवर्क है, पूरे का पूरा जो एंटायर सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा।
उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अगला जो इंपॉर्टेंट रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है वो आ सकता है जी, हब वायरिंग क्या होती है दोस्तों। हब वायरिंग बेसिकली एक सेंट्रलाइज्ड कनेक्शन होता है। सेंट्रलाइज्ड कनेक्शन मतलब एक ऐसा कनेक्शन जहाँ पे तमाम कनेक्शन को एक जगह पर जोड़ा जा रहा है। ये देखो ये नहीं था, दिस इज द हब, और हब की एक सेंटर जगह, सेंट्रल जगह है जहाँ पर क्या हो रहा है कि तमाम कनेक्शन एक सिंगल प्लेस पर आकर आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। तो इसलिए वो कह रहा है हब क्या है, एक सेंट्रलाइज्ड कनेक्शन है। लेकिन आगे वो बता रहा है, कहता है हब को इस्तेमाल करने का फायदा ये है, कहता है इट मेक्स मैनेजमेंट ईजियर, कहता है ये हमारी मैनेजमेंट को बहुत ही ईजी बना देता है। ईजी कैसे बना देता है, क्योंकि एक सिंगल प्लेस पर आपके सारे के सारे कनेक्शन आके अटैच हो रहे हैं। तो सारी बात है मैनेजमेंट करना कितना आसान है, बजाय इसके कि हम हर डिफरेंट जगहों, जितनी अगर कनेक्शन डिफरेंट जगहों पर होते तो हमें उसको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाना था। तो ये आपका अगला रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है कि सर पूछ सकते हैं कि हब वायरिंग क्या होती है और इसका इस्तेमाल करने का फायदा क्या है। आगे जनाब वो पूछ सकते हैं कि बताओ 10 बेस टी क्या है। इसका हमने ऊपर डेफिनेशन अभी पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे वो पूछ सकते हैं आपसे 10 बेस टी का फायदा क्या। तो आपने कहना ये मोस्ट पॉपुलर है बिकॉज लोवेस्ट कास्ट, इसकी कास्ट बहुत ही कम होती है। समझ आ गई बात की। तो ये मैंने आपको तमाम के तमाम रीजनिंग टाइप क्वेश्चन बना के भी दिखा दिए हैं और उनके आंसर भी आपको बता दिए हैं। ठीक है, हो गया जी। आगे जनाब आपको सारे पेपर में शॉर्ट में पूछ सकते हैं कि बताओ 10 बेस टी जो है उसका नेटवर्क कैसे का होता है और उसकी वायरिंग कैसे की होती है। ऐसे सर पूछ सकते हैं टोकन रिंग की नेटवर्क कैसे का होता है और उसकी वायरिंग कैसे की होती है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे सर पेपर में पूछ सकते हैं या एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। तो जनाब अगर आपसे 10 बेस टी की बात की जाए तो 10 बेस टी जो है ना, इसकी नेटवर्क टोपोलॉजी जो है वो एक बस की फॉर्म में होती है, जबकि इसकी जो वायरिंग टोपोलॉजी होती है वो एक स्टार की फॉर्म में होती है। ठीक है, इसी तरह अगर हम टोकन रिंग की बात करें तो टोकन रिंग की जो नेटवर्क टोपोलॉजी होती है वो रिंग की फॉर्म में होती है, जबकि इसकी वायरिंग टोपोलॉजी जो है वो स्टार की फॉर्म में होती है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि 10 बेस टी की नेटवर्क टोपोलॉजी बस की फॉर्म में होती है, जबकि उसकी वायरिंग टोपोलॉजी स्टार की फॉर्म में होती है। ऐसे ही आपको ये भी याद होना चाहिए कि टोकन, ये आपको एमसीक्यू में सारे पूछ सकते हैं। उसके बाद सारे आपको ये भी पूछ सकते हैं कि टोकन रिंग, या सारे आपको ये भी पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर 2 नंबर में कि 10 बेस टी वर्सेस टोकन रिंग में क्या फ़र्क है। तो फिर आप ये 2 लाइन लिख दोगे कि 10 बेस टी की जो नेटवर्क टोपोलॉजी है वो बस की फॉर्म में होती है, जबकि टोकन रिंग की जो नेटवर्क टोपोलॉजी है वो रिंग की फॉर्म में होती है। ऐसे ही आप बोलोगे 10 बेस टी की जो वायरिंग टोपोलॉजी होती है वो स्टार की फॉर्म में होती है, ऐसे टोकन रिंग की जो नेटवर्क वायरिंग टोपोलॉजी है वो भी स्टार की फॉर्म में होती है। चलें जी, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये सर आपको 5 नंबर में पूछेंगे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वायरिंग स्कीम। तो आपने ये वायरिंग स्कीम के ना कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं और कुछ फ़ायदे भी होते हैं, जैसे रिलायबिलिटी इश्यूज़। अब कुछ वायरिंग स्कीम में रिलायबिलिटी इश्यूज़ नहीं होते, कुछ में होते हैं। ऐसे कुछ के कॉस्ट जो है वो इतनी ज़्यादा होती है और कुछ की कम होती है। तो अगर आपको पेपर में सर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये पूछें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वायरिंग स्कीम, तो आपने ये 2 पॉइंट जो डिट्टो कॉपी लिख देने हैं पेपर में। तो ये दो जो पॉइंट्स हैं, रिलायबिलिटी इश्यूज़ एंड कॉस्ट इश्यूज़, ये दोनों पॉइंट्स आपने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर लिखने हैं। कब? जब आपको ये वाला क्वेश्चन आए, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वायरिंग स्कीम। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सर पूछ सकते हैं कि 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज बयान करो। तो जनाब हमारे पास टोपोलॉजीज की 2 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं लॉजिकल टोपोलॉजी, दूसरी को हम कहते हैं फिजिकल टोपोलॉजी। अब लॉजिकल टोपोलॉजी वो होती है जिसका एक कंसेप्ट लिया गया है, सिर्फ जो एक कंसेप्चुअल फॉर्म में है। जैसे एक चीज़ अभी आपने फिजिकल बनाई नहीं है, सिर्फ अभी उसका आइडिया दिया है कि ये चीज़ ऐसे 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 वर्क करेगी। जैसे मान लो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आपने एक बस बनानी है, लेकिन अब अगर आप अभी सिर्फ बस का सिर्फ वर्किंग लिख रहे हो, मतलब अभी फिजिकल बनाई नहीं है आपने बस, अभी सिर्फ आपने आइडिया दिया कि बस की शेप ऐसे की होगी, बस के अंदर यहाँ पे ऐसे ऐसे वायरिंग होगी, उसके अलावा बस में इतनी सीटें होंगी, बस के जो है ये रूट्स होंगे। तो ये क्या कर रहे हो आप अभी सिर्फ एक आइडिया दे रहे हो, फिजिकल वो चीज़ आपने बनाई नहीं है, अभी सिर्फ आप उसकी वर्किंग बता रहे हो, उसकी शेप बता रहे हो। ठीक है, तो दिस इज़ अ लॉजिकल टोपोलॉजी। अब आपको समझ आएगी कि लॉजिकल में और फिजिकल में क्या फ़र्क है। कि लॉजिकल टोपोलॉजी वो होती है जिसमें हम सिर्फ आइडिया दे रहे होते हैं, वर्किंग स्टाइल बयान कर रहे होते हैं उस टोपोलॉजी का, जबकि फिजिकल टोपोलॉजी वो होती है जो आपकी एक्चुअली फिजिकली वर्क कर रही होती है, उसको हम फिजिकल टोपोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे भी उसने डेफिनेशन में लिखा हुआ, कहता है इट इज़ डिफाइंड बाय द स्पेसिफिक नेटवर्क टोपोलॉजी। कहता है ये बेसिकली लॉजिकल टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी होती है जो किसी भी स्पेसिफिक नेटवर्क की टोपोलॉजी को सिर्फ डिफाइन कर रही होती है। ठीक है, आगे कहता है फिजिकल टोपोलॉजी वो होती है जो हमारी एक्चुअल वायरिंग स्कीम होती है ना, जो फिजिकली हमने वायरिंग की होती है फिजिकली, उसको बेसिकली हम उस वायरिंग स्कीम को क्या कहते हैं, फिजिकल टोपोलॉजी कहते हैं। तो ये आपके शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट था। ये सर आपको पेपर में सिर्फ ओनली इन दोनों के नाम भी पूछ सकते हैं, या इनकी अगर 3 नंबर में पूछेंगे तो फिर आपने इनकी डेफिनेशन भी साथ लिख देनी है। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों लास्ट पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है
यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये सर पूछ सकते हैं कि कैटेगरीज ऑफ वायर्स, जिसमें सर आपको पूछ सकते हैं कि हम वायरिंग स्कीम में जो केबल्स का इस्तेमाल करते हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। तो अगर सर आपको करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरिंग स्कीम केबल्स पूछें तो आपने ये वाले पॉइंट लिखते नहीं हैं कि जब हम वायरिंग स्कीम में जो केबल्स यूज़ करते हैं उन केबल्स में कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए। तो ये खसूसियात उनमें होनी चाहिए, ये आपको सर शॉर्ट में पूछ सकते हैं, तो ये खसूसियात आप लिखोगे। अच्छा जी, उसके बाद ये जो टेबल है ना, ये टेबल आपने एक दफ़ा अच्छे से गो थ्रू कर लेना, क्योंकि ये टेबल आपके एमसीक्यू तो शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है। वो कैसे बोला सर आपको पूछ सकते हैं। अच्छा, ये आपकी केबल्स की कैटेगरीज हैं। केबल 3 होती है, फिर केबल 4 होती है, फिर केबल 5 होती है, 5E होती है, 6 होती है और 7 होती है। अब सर आपको एमसीक्यूज में कैसे पूछेंगे, सर पूछेंगे लेट्स सपोज जो कैटेगरी 3 है उसकी बैंडविड्थ क्या होती है। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आपने कहना 16 मेगा हर्ट्ज। ऐसे ही कैटेगरी 4 जो है उसकी बैंडविड्थ कितनी होती है, 20 मेगा हर्ट्ज। तो ये आपको इस तरह से ऐसे सर पूछ सकते हैं। ऐसे अगर आपको शॉर्ट में पूछें तो शॉर्ट में कैसे पूछेंगे कि जो केबल की या वायर्स की जो कैटेगरी है, कैटेगरी नंबर 3 है, उसकी बैंडविड्थ और टिपिकल यूज़ बयान करो। तो आप फिर क्या करोगे, आप ये जो कैटेगरी 3 है सबसे पहले इसकी बैंडविड्थ लिखोगे कि जो कैटेगरी 3 है वायर स्कीम की, उसकी बैंडविड्थ 16 मेगाहर्ट्ज़ होती है, जबकि उसका टिपिकल यूज़ क्या है कि उसको हम ओल्डर लो स्पीड नेटवर्क्स एंड एनालॉग टेलीफोन्स के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपने टेबल अच्छे से याद कर लेना। ये आपके एमसीक्यूज प्लस शॉर्ट दोनों के हवाले से इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि सर एमसीक्यूज में कैसे ये पूछ सकते हैं और शॉर्ट में कैसे पूछ सकते हैं। सो दोस्तों, हमारा यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ आई होगी। मैंने आपको साथ साथ ये भी सिखा दिया कि पेपर में ये किस तरह से क्वेश्चन आपको आ सकता है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।